हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड के क्लास 10th का साइंस विज्ञान का जो 21 फरवरी को होने वाले एग्जाम के लिए बच्चों, इसके हम सारे ऑब्जेक्टिव सवाल और सारे सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में आपको आंसर करवाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। और इसमें जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, सारे के सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आपको हम सब्जेक्टिव सवाल जो इंपॉर्टेंट है सारे सवाल को आपको करवाएंगे। देखिए, इसका जो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव सवाल है इंपॉर्टेंट है, क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, वास्तविक, आवर्धित, सीधा, ठीक है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है, ठीक है, और अवतल वाला में उल्टा होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, क्या है? लेंस की शक्ति का इकाई मात्रक क्या है? तो लेंस की शक्ति है ना, लेंस की शक्ति बोल रहा है, सिर्फ शक्ति नहीं, लेंस की शक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग कहते हैं आइरिस, ठीक है। क्या कहते हैं? आइरिस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। रात में भी बताए थे हम कि परितारिका इसी को कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्या है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋण आवेश होता है, ठीक है। तो प्रत्येक किलोन पर कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ठीक है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है? ओम मात्रक है, तो ओम किसका मात्रक है भाई? तो ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। याद रखिएगा, प्रतिरोध का इकाई मात्रक बोलेगा तो ओम, और ओम का मात्रक बोलेगा तो क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। क्या बोल रहा है अगला सवाल कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण भी होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील जो क्षारक है वो क्षार कहलाएगा। जल में घुलनशील जो क्षारक है वो क्षार कहलाएगा, और जल में घुलनशील अम्ल अम्ल कहलाएगा। क्लियर है? चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है। तो अम्लीय विलयन जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। रात में ही बताए थे आप लोगों को कि 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, ठीक है। 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, और 7 से जो अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों वो क्षारक होता है, और 7 के बराबर जो होता है वो उदासीन होता है। तो याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है। देखिए, जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये आपका पारा। पारा जो है कमरे के ताप पर होता है द्रव, याद रखिएगा, मरकरी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है? 10वां नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो एक होता है बच्चों संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, एक मिनट। एक होता है आपका संतृप्त, है ना, संतृप्त, ठीक है, संतृप्त, ठीक है। आप लोग देख लें, समझ लो, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो संतृप्त में आपका सिर्फ एल्केन हो जाएगा, या फिर एथेन बोलो या एल्केन बोलो, एल्केन वाला जो ग्रुप है वो हो जाएगा, और असंतृप्त में आपका एल्कीन और एल्काइन दोनों हो जाएगा। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा कि एल्केन जो होगा सिर्फ केन वाला जो है ये आपका संतृप्त में होगा, और एल्कीन और एल्काइन जो होगा वो असंतृप्त में होगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो यहाँ पे आप अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो C2H4, C2 जो H4 है ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका एथेन का सूत्र है, और यही आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। यहाँ पे आपका एथीन है, ठीक है, एथेन नहीं एथीन। क्यों? क्योंकि एथेन तो आपका असंतृप्त में आ जाएगा, ये आपका एथीन हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, ठीक है, CnH2n है ना, CnH2n वाले में पुट हो रहा है, ठीक है, CN के 2 के जगह में, और n यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उसे डैश लेंस का व्यवहार करना चाहिए। तो जो दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देता उसका मतलब क्या है? कि उसको निकट दृष्टि दोष है। क्या है भाई? तो निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखेगा, ठीक है, अवतल लेंस। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? देखिए, जो व्यक्ति, अच्छा ये सवाल तो हो चुका है। अगला, चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, किसके समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है विभवांतर का। किसका? विभवांतर का समानुपाती होता है, याद रखिएगा, विभवांतर, ठीक है। देखिए आपके जो एग्जाम है बच्चों, अरे ये कैसे चल रहा है मेरा पेन जी, जो आपका जो एग्जाम है उसमें खाली स्थान भी कभी कभी पूछ दे रहा है, ठीक है, और आपका ऑप्शन दे रहा है, विभवांतर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है? उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो उपचयन एक प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात होता है, वो क्या हो जाता है, ठीक है, तो वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उपचयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? कम होता है। आपको बताए थे, आप
यहाँ पे अधिक होना चाहिए, ठीक है। एक बार उसे आप लोग देख लेना, ठीक है। मैं इसको लाइव क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन का तो उपचयन में तो वृद्धि होता है, ठीक है, अपचयन में कमी होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन को रहने दो अभी, ठीक है, रहने दो। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। क्या है आयनिक यौगिक डैश गलनांक होते हैं, ठीक है। तो आयनिक यौगिक डैश गलनांक होते हैं, तो आयनिक यौगिक का जो गलनांक होता है बच्चों वो उच्च होता है, याद रखिएगा, उच्च होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्या है सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। क्या बोल रहा है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, मछली में होता है 2। मछली में कितना होता है? 2। और मानव में कितना होता है? मानव में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मानव में कितने चैम्बर है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, और मेंढक का भी आप लोग देख लेना, ठीक है। क्या है अगला सवाल कि कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय तो मादा का है, गर्भाशय भी मादा का, डिंबवाहिनी भी, शुक्राशय नहीं है। ये भी सवाल आपको हम करवा चुके हैं। अगला सवाल देखो, क्या है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? तो ये आपका मटर का चुना था। किस चीज़ को चुना था? मटर का पौधा का। अगला सवाल देखो, क्या है पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य। सूर्य जो है ये सबसे बड़ा स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा का, ठीक है। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो वैश्विक उष्णता के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? उत्तरदायी है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो एक और कौन सी सा चीज़ छूट रहा है बच्चों? क्लोरोफिल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पर्ण हरित भी कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी में लिखा रहेगा तो टेंशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। क्लोरोफिल। और आप लोग का एग्जाम में जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, तो जब हिंदी कुछ नहीं समझ में आता है तो एक बार इंग्लिश को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा लगेगा कि सर ये चीज़ को बताए थे लेकिन इंग्लिश में बताए थे, ठीक है। क्लोरोफिल को हम लोग पर्ण हरित भी कहते हैं। आपको कोई लोग जान भी नहीं होगा कि पर्ण हरित कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव सवाल को देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? टोस्टर है ना, जो टेस्टर होता है आपका, जो बिजली मिस्त्री जो यूज करता है, स्त्री, ठीक है, जो आपका आयरन होता है। यदि विद्युत तापन युक्तियों के चालक शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? तो जो आयरन होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो टोस्टर होता है, उसका जो युक्ति होता है, जो आगे का रड जो निकला होता है या फिर नीचे जो ताप जो गर्म होता है, वो मिश्र धातु से बनाया जाता है, शुद्ध धातु से नहीं बनाया जाता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखो, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। तो मिश्र धातु जो होता है बच्चों, मान लो कि 2-3 धातुओं को मिला करके वो बनाया जा रहा है, ठीक है, वो धातु को, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो प्रतिरोधकता है वो अधिक होती है। मतलब कि उसको खूब ज़्यादा भी गर्म कर देंगे ना तो नहीं गलेगा, ठीक है। लेकिन वही चीज़ को अगर मान लो कि आयरन के जगह में, आयरन वाले नीचे में, ठीक है, अगर मान लो वहाँ पे तुम लगा दो लोहा, तो क्या होगा? धीरे धीरे गलने लगेगा, ठीक है। या फिर सोना लगा दो या चांदी लगा दो, कुछ दूसरा चीज़ लगा दोगे तो गले। इसलिए वहाँ पे क्या होता है? मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी वो गले ना, ठीक है। अगला क्या है? पिघले ना, है ना। उच्च ताप पर ये मिश्र धातु ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। इसी कारण टोस्टर, स्त्री आदि विद्युत तापन युक्तियों का चालक शुद्ध धातु से ना बनाकर मिश्र धातु बनाए जाते हैं। उच्च प्रतिरोधकता इससे जलने से बचती है। तो सिंपल से आप ये लोग बस इतना याद रखना कि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो शुद्ध धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। ये क्या होती है? ताप के मिश्र धातु से ऑक्सीकृत नहीं होती है। यही कारण है कि इसी कारण से क्या होता है? टोस्टर और विद्युत तापन युक्तियों में शुद्ध धातु से ना बना करके मिश्र धातु बनाए जाते हैं। तो सिंपल सा लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अगला सवाल क्या दिया है? 2K, ठीक है, 2K, ठीक है, 2 आवर्स पर। तो शक्ति अनुमंताक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचलित किया जाता है, जिसका धारा अनुमंताक 5 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आप लोग कैसे बनाएंगे? जो जो दिया है सबसे पहले वो लिखेंगे। P पावर आपका दिया हुआ है 2K, कितना दिया हुआ भाई? 2K, ठीक है। और W इसको हम लोग W में जब चेंज कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? वाट में चेंज कर देंगे तो 2 इंटू 1000, ठीक है। 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो वाट में कितना हो गया? 2000 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 2000 वाट, ठीक है। वोल्ट कितना दे रहे हैं? 220 दे रहे हैं। आई आपको निकालना है। इसका फार्मूला होता है P बराबर जो होता है VI, क्या होता है? P बराबर VI, ठीक है। और आपको क्या निकालना है बाबू? I निकालना है, ठीक है। तो P बराबर क्या होता है? VI, ठीक है, यही ना होता है जी, बिल्कुल। अब I को यहीं रहने दो, V को उठा करके इधर ले आओ तो बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो P कितना दिया हुआ था आपका? P आपका 2000 दिया हुआ है तो 2000 लिख देंगे, ठीक है। और आपका I कितना दिया? V कितना दिया? 220, तो 220 से इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 कट गया, आपका आ गया 9.09, ठीक है। तो ये आप लोग का उत्तर हो जाएगा, एम्पियर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 5 एम्पियर से अधिक धारा प्रवाहित हो रही है इसलिए फ्यूज तार गल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सवाल भी बोल दिया कि इससे क्या होगा आपका। तो 5 एम्पियर से क्या हो रहा है? ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। देखिए 5 एम्पियर से ज़्यादा हो रहा है इसलिए विद्युत तार जो है वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा, जिसके कारण विद्युत धारा आपूर्ति तंदूर जो है नष्ट होने से बच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए कैसे बनाना है इसको।
ठीक है। आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड की परमाणु संख्या को बराबर करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पीबी कितना दिया हुआ, वो 1 दिया हुआ, यहाँ पे पीबी 1 दिया हुआ है, चलो ठीक है। एन कितना दिया हुआ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, अच्छा नाइट्रोजन 2 दिया हुआ, वो यहाँ पे आपका 1 ही दिया हुआ है। ठीक है, 1 ही दिया हुआ है, चलो अभी रहने दो। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना दिया, 2 2 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम किसके आगे क्या लगा दें, तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे हम 4 नहीं, इधर लगा दो 2। ठीक है, मान लो इधर 2 लगा देते हैं तो कितना हो जाता है, पीबी भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। फिर देखो एन कितना हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है, इधर 4 हो गया, इधर एन कितना हो गया बाबू, तो अभी 1 ही है, तो इधर एक और 4 लगा दो, तो 4 हो गया, एन भी हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका हो गया 3 दूनी 6, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 10, अच्छा इधर हाँ 3 दूनी 6 7 8, और इधर भी 8 हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो जो कि काफ़ी छोटा सा है, H2O2 और H2O है। ठीक है, तो बस सिंपल सा है, H2O देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ 2 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, तो यहाँ पे 1 गो है, तो इसके आगे लगा दो 2। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन 4 गो हो गया, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो, 4 4 और 2 2। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, बस इतना ही। आगे देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है, Na और O2, Na2O दिया हुआ है। ठीक है, तो सोडियम कितना है, 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो इसके आगे 2 लगा दो, 2 सोडियम 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1, तो इसके आगे 2 लगा दो, अरे भाई। ठीक है, तो 2 लगा दिए, तो 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा अब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा, तो 4 हो गया, यहाँ पे आपका 2 लगाएंगे तो 4 हो जाएगा, ये आपका 2, ये आपका 2। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आदर्श ईंधन के 3 विशेषता बताएं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, भी आई है। ठीक है, आदर्श ईंधन के 3 विशेषता बताना है, तो देखिए क्या क्या है। सो जिसका ऊष्मीय मान उच्च हो पर ज्वलन तप निम्न हो, मतलब कि जिसका ऊष्मीय मान मतलब गर्म हीट जो हो ज़्यादा हो और प्रज्वलन ताप कम हो। ठीक है, तो उसमें किस में आप देख सकते हैं, तो वो गैस में देख सकते हैं। उसका क्या है, जलता कम है लेकिन उसका ताप जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ आपका क्या हो जाएगा, आदर्श ईंधन का ये विशेषता है। दूसरा पॉइंट, सस्ता सुगमता से मिलता हो, रख रखाव और ले जाने और ले आने में सुविधा हो। तो ऐसी ऊर्जा को है ना, ऐसा आदर्श ईंधन, ठीक है, इसको सस्ता और सुगमता में से मिल जाए, मतलब आसानी से मिल जाए, पैसा कम खर्चा होने और ले जाने और लाने में सुरक्षित सुविधा हो। ठीक है, और प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता हो। ठीक है, तो इसी को हम लोग आदर्श ईंधन कहेंगे। क्या कहेंगे, आदर्श ईंधन। ठीक है, हाँ। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिक की संरचना बनाएं। ठीक है, तो देखिए मेथेनॉल, मेथेनॉल का आपको संरचना कैसे बनाना है, उसके बाद आपका बोल रहा है फॉर्मल डिहाइड को और एसिटिक अम्ल को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मेथेनॉल को आपका कैसे बनेगा, सबसे पहले आपको जानना होगा कि मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो मेथेनॉल का जो सूत्र होता है वो होता है CH। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये भी चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, ताकि आसानी हो। CH3 अगर 1 नंबर का आ जाता है या फिर इस तरीके से आ जाता है, इतना भी लिख दोगे तो बहुत है। अगर चित्र भी गलत बना देते हो तो कम से कम इसका सूत्र को सही लिखना। ठीक है, CH3OH। ठीक है, इसका सूत्र होता है मेथेनॉल का। अब देखिए यहाँ पे C आपको लगा देना है। ठीक है, और C पर हमेशा 4 बॉन्ड होता है। ठीक है, तो 4 ठो इधर इधर खोल देना। ठीक है, उसके बाद देखिए H के ठो है 3 ठो, तो 3 H इधर लगा दिया, और OH आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, OH साथ में भी लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये आपका मेथेनॉल का हो जाएगा। ठीक है, उसी के बाद हम लोग फॉर्मल डिहाइड, इसका सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों CH2, याद रखिएगा, सूत्र को याद रख लीजिए। ठीक है, CH2O। ठीक है, CH2O। ठीक है, अब इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए C लगा देंगे, अब H 2 ठो है, H कितना है, 2 ठो है। अब H 2 ठो है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम एक बॉन्ड इधर लगा दिए। ठीक है, 3 ठो रहता तो हम लगा देते हैं ऐसे, लेकिन अब O पर है क्या, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी कार्बन का होता है 4 संयुक्ता वाला होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 1 1 और 2 ठो 2 ठो जो लगा दिए O पर लगा दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी C पे बनेगा तो 4 ठो बनेगा। ठीक है, 4 ठो बनेगा, अगर 4 ठो इस तरह एक मिनट, C पर जब भी बनेगा तो 4 बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और जब भी अगर मान लो कि 3 ही साइड रहा तो एक साइड डबल कहीं रह सकता है, लेकिन 4 तो हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है आपका CH3, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, COOH। ठीक है, हाँ, तो ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का। ठीक है, तो C के ठो है, 2 ठो है, तो 2 ठो लगा देंगे हम यहाँ C। ठीक है, उसके बाद यह है कि देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद H के ठो है, 3 ठो है ना, 3 ठो है ना जी, हाँ। अच्छा C 2 ठो है, 1 ठो यहाँ और 1 ठो यहाँ, तो 2 ठो लगा दिए। H के ठो है, 3 ठो है, तो 3 ठो हम इधर लगा दिए। ठीक है, 3 ठो लगा दिए, और OH, C के OH जो है आपको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और एक और O लगा देंगे हम डबल बॉन्ड में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह, ये O आपका नीचे भी जा सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये O जो बॉन्ड है ना, ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए, क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है।
तो मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। मस्तिष्क जो है शरीर का जो है समन्वय केंद्र है, ठीक है। यह मेरु रज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने और उससे उनका विश्लेषण करने का कार्य करती है, ठीक है। जो समन्वय जो परिवर्ती है बच्चों, ये क्या है, मस्तिष्क जो है, दिमाग जो है, ये मुख्य का समन्वय केंद्र, और ये मेरु रज्जु से प्राप्त की गई जो सूचना होता है उसको विश्लेषण करने का कार्य करती है। प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक होती है। ये क्या होती है, अनैच्छिक होती है। अतः इसमें मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने का कार्य करता है भाग नहीं लेता है, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क के में स्थित मेडुला के द्वारा होता है। मस्तिष्क के प्रतिवर्ती क्रियाओं में के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित की जाती है। तीव्र प्रकाश से हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना इसका उदाहरण है। मतलब कि देखिए, अनैच्छिक क्रिया का मतलब ये बच्चों, जैसे छींक आ जाना। क्या हो गया, छींक आ जाना। तो हम लोग सोचे थे क्या कि छींक आएगा भाई, तो इसमें तो हम लोग सेरिबेलम में कुछ सोचे भी नहीं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, पश्च मस्तिष्क यहाँ पे हल्का सा काम करता है, ठीक है। अगर वो भी ना हो तो ये सीधे मस्तिष्क द्वारा ही ये क्या होती है, कंट्रोल होती है, ठीक है। छींक आना या फिर मान लो कि हम लोग का आंख में अचानक जो प्रकाश आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, आंख की पुतली को छोटा कर देते हैं। तो क्या सोचे थे कि करेंगे सो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके का जो अनैच्छिक क्रिया होती है वो होती है। चलिए अगला सवाल, क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें। मतलब कि क्या होगा अगर हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को खत्म कर दें, ठीक है। मान लो कि जितना भी शाकाहारी है उसको हम खत्म कर दें, मान लो जितना मांसाहारी है उसको हम खत्म कर दें, तो क्या होगा, ठीक है। किसी आहार श्रृंखला में एक पोषी स्तर को सभी जीवों को समाप्त कर देने से परिस्थितिकी संतुलन जो होगा बिगड़ जाएगा, बिल्कुल बिगड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों पूरा शाकाहारी मान लो खत्म हो जाता है, पूरा मांसाहारी ही आ जाएगा, तो जितना भी घास फूस है, जितने भी ये सारी चीज, सब सब्जी वो फल वो खत्म, ठीक है। वो चीज़ होगा ही नहीं, ठीक है। वो चीज़ फिर मनुष्य ये शाकाहारी लोग खाए नहीं, डायरेक्ट मांसाहारी। अब मांसाहारी जो खाएगा वो शाकाहारी जिंदा कैसे रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले उत्पादक होता है जो घास होता है, ठीक है। और घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, आपका सांप खाता है, ठीक है। सांप को कौन खाता है, बाज खाता है। तो इस तरीके से जो सिस्टम है, पोषी स्तर है, ठीक है, ये होना चाहिए। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर एक दूसरे का से आहार के संबंध से जुड़ा है। मतलब दोनों एक दूसरे से खाना से संबंध है, ठीक है। हम उसको खा रहे हैं, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, इस तरीके से, है ना। अतः एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर देने से आहार श्रृंखला का क्रम टूट जाएगा, बिल्कुल, है ना। जिससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा और पर्यावरणीय में क्या हो जाएगी, समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो अब ऊर्जा का प्रवाह क्या हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। चूंकि आपको पता है बच्चों, उत्पादक क्या होता है, उत्पादक घास होता है, घास टिड्डा खाता है। अब इसका जो ऊर्जा है बच्चों 100% वो खाता है या ये खाता है। अब ये 90% अपने जैविक क्रिया में करता है और 10% अगला को ट्रांसफर करता है, ठीक है। और याद रखिएगा मेरे बच्चों की पोषी स्तर का जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो आपका एक ही दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, एक ही दिशा में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है कि देखिए, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ओम का नियम है ना। एक मिनट पढ़ते हैं पहले क्या है। हाँ, ओम का नियम है, और ओम का नियम हम आप लोग को नहीं बताएंगे, ठीक है। ओम का नियम आप लोग को हम पहले बता चुके हैं, अपने कॉपी में, अपने पेपर पेन के माध्यम से, अपने हाथ से लिख करके हम बताएं, ठीक है। तो वो वीडियो को आप जरूर देख लेना, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको लिखना कैसे चित्र को बनाना है। क्योंकि देखिए, ओम का नियम हो गया, पार्श्वक्रम हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पार्श्वक्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया, इसके लिए मैं सेपरेट सा वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। अब कोई नहीं कहेगा ये चीज़ कि सर ये चीज़ नहीं बताए थे, ठीक है। तो आप वो वीडियो को जरूर से जरूर देख ले जाके, ठीक है। तो ओम का नियम, पार्श्वक्रम, श्रेणी क्रम, मोटर विद्युत जनित्र, ये स्पेशल वीडियो बना दिया हम इसका, ठीक है, ताकि आप आराम से लिख सको, ठीक है। ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है, वहां पे मेरा लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट करेंगे नीचे में, हम उसका वीडियो को डाल देंगे, ठीक है। उस वीडियो को हम डाल देंगे, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल में आप जुड़ जाए, वहां पे लिंक डाला हुआ है। तार की एक कुंडली, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सचित्र समझाए, ठीक है। तो तार की एक कुंडली का धारा मापी गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, धारा मापी की सुई भी स्थिर होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम एक दंड चुंबक को तेजी से कुंडली की ओर ले जाते हैं। हम देखते हैं कि जब चुंबक में गति होती है तो धारा मापी सुई एक तरफ से विक्षेपित होती है। जब हम चुंबक को स्थिर करते हैं तो धारा मापी सुई भी क्या हो जाती है, पूर्ण अपना अवस्था में आ जाती है। तो पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वही वाला है क्या जी ये क्वेश्चन, एक मिनट हमको देखने दीजिए। तो हाँ, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पुनः हम दंड चुंबक को तेजी से वापस की विपरीत दिशा में ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पुनः धारा मापी को सुई विक्षेपित होती है, और लेकिन ये विपरीत दिशा में होती है। अब इसी प्रकार हम चुंबक को स्थिर
स्थिर रख कर तथा कुंडली को तेजी की ओर उसके विपरीत दिशा में गतिमान करते हैं तो पुनः धारामापी की सुई की एक ही दिशा फिर विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। निष्कर्षण क्या होगा इसका देख लीजिए, किसी चालक के सापेक्ष चुंबक की गति से प्रेरित विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का ये परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, प्रेरित धारा विद्युत धारा क्षणिक होती है और तब तक कार्य करती है जब तक चालक और चुंबक के बीच आक्षेपित होती है। तो दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा। तीसरा में लिखिएगा चालक और चुंबक के बीच अपेक्षित गति की दिशा बदलने की प्रेरित धारा की दिशा बदलती है। ठीक है, और बाकी आप लोग ये चित्र को बना देंगे तो यहाँ से आपको जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या बताएं हम इसमें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या है, पारा के मुख्य अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखें। ठीक है, पारा का जो है ना अयस्क का नाम बताना है और इसका सूत्र लिखना है। इस अयस्क को किस विधि द्वारा धातु ऑक्साइड में बदला जाता है। पारा धातु को अयस्क के निष्कर्षण का प्रयुक्त समीकरण लिखें। ठीक है, तो अयस्क का नाम क्या हो जाएगा, सीने बार हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, HGS। ठीक है, क्या हो जाता है, HGS, पारा का HG और आपका S हो जाएगा। ठीक है, सीने बार का याद रखिएगा। सिनेबार सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिनेबार सल्फाइड अयस्क, इसको हम लोग सिनेबार है ना, इसलिए इसे हम भर्जन विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदला जा सकता है। तो कौन विधि से, भर्जन विधि से, याद रखिएगा, भर्जन विधि के द्वारा इसको हम लोग धातु ऑक्साइड में बदल सकते हैं। ठीक है, जिसका सूत्र है बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं आप, निष्कर्षण का क्या है, HGS है। ये ऑक्सीजन के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएं और साथ में उष्मा भी दिए तो क्या बन गया, HGO और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसका आप लोग एक और है तरीका, ठीक है, कि HGO। ठीक है, अब इसको क्या किए हम, जैसे कि मान लो इससे सिनेबार ऑक्साइड जो हमारा निकल गया, अब इससे क्या फिर किए, फिर गर्म किए तो Hg अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं और धातु को अलग करते हैं। जो Hg है ना, पारा, इसको हम लोग इस तरीके से अलग करते हैं। पहले क्या होता है, सिनेबार अयस्क होता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा HGO बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड अलग निकल जाता है, तो हमको HGO का काम होता है। तो HGO को फिर गर्म करते हैं, तो Hg अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही फेमस सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। क्या है, समवायता किसे कहते हैं। पेंटेन के समवायों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखे। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ दे। ठीक है, समवायता किसे कहते हैं। ठीक है, पेंटेन के समवायों को नाम लिखें। तो देखिए, ऐसे विभिन्न यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो, संरचनात्मक समन्वय, ठीक है, और समवायता कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिसका अणुसूत्र समान हो, है ना, जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन उसका संरचना सूत्र अलग अलग हो भाई, उसी को समवायता कहते हैं। सिंपल से, जिसका अणुसूत्र, मान लो कि इसका अणुसूत्र क्या है, C5H12, तो इसका जो है अणुसूत्र सबका सेम है लेकिन इसका संरचना है, इसका चित्र बनाने का तरीका जो है वो अलग अलग है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पेंटेन को जो है पेंटेन को अगर हम देखें तो इसको हम लोग 3 तरीके से इसको हम चित्र को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। पेंटेन है और पेंटेन का सूत्र क्या होता है, C5H12। ठीक है, यही इसका सूत्र होता है। अब देखिए इसको हम लोग 3 रूप से, 3 समवायता में इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला नॉर्मल पेंटेन, दूसरा नियो पेंटेन और तीसरा आइसो पेंटेन। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल पेंटेन में क्या होता है आपका, तो देखिए C5 तो एकदम लाइन से लिख देना, केठो लिख दिए 3 2 5। ठीक है, और H केठो है 12, तो सभी के आगे इधर लगा दो 12, 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8 9 10 11 12। तो ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल, क्या एकदम सिंपल सा हो गया। नॉर्मल मतलब सिंपल सा, मतलब C5 तो लगा दो, सूत्र क्या है C5H12, तो C5 को एकदम लाइन से लिख दो और इसके चारों साइड क्या कर दो, H डाल दो। ठीक है, क्लियर है, ये नॉर्मल पेंटेन। अच्छा, उसके बाद दूसरा देख लो, आइसो पेंटेन होता है, तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, इसमें क्या करना, 4 ठो लाइन से लिख देना, 4 ठो C को लाइन से लिख देना और एक C को आप नीचे लिख देना, एक C को नीचे लिख देना। उसके बाद जितना चारों साइड आपका बचेगा वो सब में H डाल देना और याद रखना कार्बन का चारों साइड ये आपका होना चाहिए। ठीक है, 4 बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, आइसोपेंटेन में क्या समझ में आया कि 4 ठो लाइन से लिखना और एक ठो C नीचे लिखना और जितना बचेगा उधर में आपको H भर देना है। देख सकते हैं 12 ठो H हो गया होगा, देखते हैं 12 ठो हुआ कि नहीं सो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, C5 को डालेंगे तो C5 को इसमें क्या करेंगे, 3 ठो लाइन से दे देंगे, एक ऊपर C डाल देंगे और एक नीचे डाल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो H है वो हम चारों साइड लगा देंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ,
है ना। तो यहाँ पे 3 गो एच हो गया, इसमें भी 3 गो एच, इसी में भी, इसमें भी, आपका इसमें भी, और बीच में बड़ा बड़ा लाइन दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का क्या होता है, ये होता है। अब समझ में आ गया कि जिसका अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र कितना है C5H12 है, लेकिन इसका संरचना सूत्र जो है अलग अलग है, उसी को समझाता कहते हैं इसका 3 है। पेंटेन का जो संरचना जो है भिन्न भिन्न, वो कितना है, 3 है। कौन कौन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। तो नेफ्रॉन को हो सकता है आ जाए, ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लें कैसे बना हुआ है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जितना नल्ली बना सकते हैं बना देना है। ठीक है, बस एक बार माइंड कर लीजिए किधर किधर से बना हुआ है, देख लीजिए आप, ऐसे 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 ऐसे, पहले एक यू बना लेना पहले। ठीक है, उसके बाद इसको चारों साइड घुमा 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 के इतना कर देंगे ना तो काफ़ी है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत भी बना करके और 2-4 गो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है उतना नहीं, थोड़ा बहुत भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे साफ रक्त लिख देना, गंदा रक्त लिख देना। ठीक है, कुछ रक्त नलिकाएं लिख देना, मतलब 4-5 ठो भी नाम लिख देंगे तो आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना। अगला सवाल देखो, ठीक है, क्या है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ठीक है, तो देखिए मेंडल ने अपने कुछ प्रयोग से मटर के पौधे 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया। मतलब क्या लिया, 2 मटर के पौधे को लिया, ठीक है, और संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल बीजों वाले लंबे पौधे और झुर्रीदार बीजों वाले बौने पौधे के बीच संकरण कराया। तो इसमें 2 तरीके का बीज को क्या किया, संकरण कराया, मतलब कि एक आपका लंबा बीज वाला और एक आपका छोटा बीज वाला जो बौना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे F1 जो है, पहला नंबर में F1 जो है, पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले थे। ठीक है, मतलब कि जो F1 जो लंबे बीज वाले थे वो सभी थे, लेकिन इससे पता चला कि लंबाई तथा बीज का गोल आकार प्रभावी लक्षण है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रभावी लक्षण है। ठीक है, इफेक्टेड है। उसके बाद दूसरे नंबर में जो F2 है, पीढ़ी में कुछ पौधे नए संयोजित प्रदर्शित हुए, जैसे कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीजों वाले, जबकि कुछ पौधे बौने और गोले बीज के वाले थे। मतलब कि जो लंबा वाला था उसमें सब लंबा लंबा हुआ, ठीक है, और जो आपका बौना वाला था उसमें लंबा बौना ना सब मिला करके हुआ। ठीक है, अब देखिए उपयुक्त दोनों में से केस 1 और केस 2 के दशाओं में निष्कर्षण निकलता है कि लंबाई, बौनापन, बीजों का गोल होना अथवा झुर्रीदार होना परस्पर स्वतंत्र लक्षण है, और ये स्वतंत्रता पूर्वक वंशानुगत होते हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का, हम कुछ इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाएं, साथ साथ में आपको सब्जेक्टिव भी करवाएं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी वीडियो आएगी, और भी वीडियो आपको ध्यान रखना कि हम साइंस का सभी क्वेश्चन को आपको हम करवा दिए हैं। ठीक है, बहुत सारा वीडियो, अगर हम सब्जेक्टिव अगर आप देखें तो हमने ग्रुप में 9 वीडियो डाला है सब्जेक्टिव का, जो हमने पहले से भी करा करके रख रहा था और अभी भी करवाए हैं। ठीक है, तो 9 वीडियो है, वो 9 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं और अभी मिलाकर 10 गो हो जाएगा, और एक और अगर एक दो और मिल जाएगा तो 11-12 आपका सब्जेक्टिव मात्र। ऑब्जेक्टिव का कहना नहीं है, ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो 10 यहाँ पे हो गया ना, तो 12-13 वीडियो हमको लगता है ऑब्जेक्टिव होगा, 12 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो वहाँ से बाहर क्वेश्चन रहेगा ही नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मेरे साथ जो शुरू से तैयारी करते आ रहे हैं और जान रहे हैं कि कौन कौन से सर क्वेश्चन करवाए हैं, तो उम्मीद है कि आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। तो वो सारे वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, या फिर चैनल में जाइए ना जी, चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।